एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से। कल हमने जो पढ़ी थी वो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स में एसआई यूनिट को हमने पढ़ा था, जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए थी, और उनमें हमने कुछ सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज दिया था। तो हमने कल टेम्परेचर को उसके अंदर मेजर कर लिया था। आज हम वॉल्यूम को करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को देखें कैसे मेजर करेंगे। आज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम भी एसआई यूनिट से ही जनरेट हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ की एसआई यूनिट भी मीटर, ये भी एक टाइप की लेंथ होती है और ये भी एक लेंथ होती है। तो क्या आ गया? मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम की एसआई यूनिट्स। और ऐसी यूनिट्स जो एसआई यूनिट से निकाली जाए उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम एसआई यूनिट से एक ऐसी डिराइव्ड यूनिट पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए केमिस्ट्री के अंदर। तो वॉल्यूम का कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखिए वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसके लिए एक जर्नल एक लाइन है, वो लाइन आपको याद होनी चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये एक जर्नल लाइन है जो आपको आनी चाहिए। अब इस लाइन का फायदा क्या है? देखिए, मान लिया मुझे कोई भी यूनिट दूसरे में कन्वर्ट करनी है। सपोज मुझे 10 डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, 10 डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, एमएल में, लीटर में। तो देखिए 10 सेंटीमीटर होता है 1 डेसीमीटर के इक्वल। अब मुझे कौन कन्वर्ट करना है? 10 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं 10 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3। तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया मैंने? ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट हो गया जी। और इसको कैसे करूंगा मैं इसके बराबर? एमएल में करना, तो 10 की पावर 6 एमएल हो गया। और 1 लीटर किसके इक्वल था? 10 की पावर 3 एमएल की। तो इसको क्या कर सकता हूं? 10 की पावर 3 लीटर कर सकता हूं, या फिर इसको 1 मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो देखिए एक मैंने आपको कन्वर्ट करके भी दिखा दिया। इनका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और ये एक बेसिक लाइन आपको आनी चाहिए वॉल्यूम की। वॉल्यूम बेशक एसआई यूनिट के अंदर ना इंक्लूड हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज में ना इंक्लूड हो जो एसआई के अंदर हमने देखी थी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है अपने को। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज वही क्वांटिटीज होती है जो हमारी साइंटिफिक स्टडी में हेल्प करती है। ठीक है जी। तो हमने कल टेम्परेचर देखा था, आज वॉल्यूम देख लिया। प्रेशर जो एक और ड्राइव्ड यूनिट है वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रेशर की। और उसके बाद मास। मास देखिए, मास की जो यूनिट हमारे न्यूमेरिकल में यूज होती है वो किलोग्राम या ग्राम में ही यूज होती है, और वो भी बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है। मास को हम एज इट इज डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं लेबोरेटरी में। हमारे पास जो एनालिटिकल बैलेंस है उससे एग्जैक्ट वैल्यू लगभग आ जाती है उसकी। या फिर आजकल जो आ गए हैं डिजिटल, उनका बहुत ज्यादा मतलब फायदा हो गया। तो मास का कोई इतना ज्यादा चक्कर नहीं है कन्वर्ट करने का। अब कुछ इनकी हेल्पिंग यूनिट होते हैं, जैसे ये तो ड्राइव्ड यूनिट थी। ड्राइव्ड यूनिट में वॉल्यूम है, एक और मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि डेंसिटी है। डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होता है। मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही फोर्स देखिए, फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सारी यूनिट जो डिराइव्ड यूनिट है निकलती एसआई यूनिट से ही है। तो डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट जो एसआई यूनिट से निकले। कुछ आप मुझे कन्वर्ट करके दिखाइएगा, पता भी चलेगा आप पूरा लेक्चर देखते भी हैं या नहीं। आप वर्क को कन्वर्ट करके दिखाइएगा, प्रेशर को कन्वर्ट करके दिखाइएगा, इनकी यूनिट बना करके दिखाइएगा, और एनर्जी की दिखाइएगा। इनकी आप मुझे आंसर भेजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इनके आंसर मुझे सेंड कीजिएगा। अब इन डिराइव्ड यूनिट्स और एसआई यूनिट की कुछ हेल्पिंग यूनिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं सब्सिडरी यूनिट्स। देखिए वो कौन कौन सी होती हैं और कौन सी उनमें ज्यादा यूज होती हैं, उनकी हम बात करेंगे।
सब्सिडरी यूनिट्स। सब्सिडरी यूनिट्स को हेल्पिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं, एसआई की और ड्राइव्ड यूनिट्स की। इसमें देखिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग लेंथ की यूनिट होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल बराबर होती है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल होता है। 1 पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 मीटर के इक्वल होता है। 1 मिली 10 की पावर माइनस 3 के इक्वल होता है। 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 के इक्वल होता है। तो ये ज्यादातर यूज होंगे सब्सिडरी यूनिट्स, 99.9% इन्हीं का हम यूज करेंगे। वैसे तो 1 किलो भी होता है 10 की पावर 3 होता है, 1 मेगा होता है 10 की पावर 6 होता है, गीगा होता है, वो सब होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर हमारे काम की यूनिट्स है। ठीक है जी। तो यहां था मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आगे अपने को पढ़ना है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कि जो हमने मेजरमेंट किया उसमें क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको अब अपने को समझना है, बड़े अच्छे से बड़े प्यार से उसको समझना है। अगर आपको वो बात क्लियर होगी तो आगे आपका स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री बनता चला जाएगा। तो बात करते हैं अनसर्टेनिटी। कैसी अनसर्टेनिटी आती है किसमें? मेजरमेंट में। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी कब आती है मेजरमेंट में? मेजरमेंट किसका? या तो फिजिकल प्रॉपर्टी का या केमिकल प्रॉपर्टी का, किसका? मैटर का। उसमें कैसी अनसर्टेनिटी आती है? देखिए पहले दो बातें बड़े अच्छे से समझिए। एक होता है एग्जैक्ट नंबर। जैसे मैंने कहा 12 बनानास बोल दिया, सॉरी मान लिया मैंने 12 पेन बोल दिया, तो एक एग्जैक्ट नंबर है 12 पेन सामने पड़े गए, एग्जैक्ट नंबर। इसमें तो मेजरमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, किसी को नहीं हुई इस मेजरमेंट में तो। लेकिन कुछ मेजरमेंट ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट नहीं होती, जिनको हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान करना होता है लैबोरेटरी में। जैसे कि किसकी मेजरमेंट? वॉल्यूम की मेजरमेंट, ठीक है ना, और मास की मेजरमेंट जो हम करते हैं। इन चीजों का मेजरमेंट जो लैबोरेटरी में हम करते हैं, इनमें अनसर्टेनिटी आती है। क्यों आती है अनसर्टेनिटी? देखिए दो चीजों के कारण अनसर्टेनिटी आती है। एक तो आप एपरेटस जो यूज कर रहे हैं, एक ऑब्जर्व जो कर रहा है, एक तो उसके ऊपर काम करने वाला है एपरेटस। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई 20.5 ml आप ना मेजर करके लेके आइए, तो आप गए लैब में, सिलेंडर उठाया। हो सकता है उस सिलेंडर के बनाने में ही कोई डिफेक्ट हो सकता है आपने जो मेजरमेंट किया उसको देखने में आपने कोई दिक्कत कर दी हो। तो जब भी हम ऐसी मेजरमेंट करते हैं जो एग्जैक्ट नहीं होती या जो एक्सपेरिमेंट के दौरान होती है मेजरमेंट, उन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है। और उन अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं हम किसकी टर्म में? दो टर्म के अंदर हम अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं। उनका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्योंकि मेजरमेंट के अंदर क्या आएगी? अनसर्टेनिटी तो आएगी। अब वो अनसर्टेनिटी कितनी आई है, कितना वो मेजरमेंट अच्छा है, वो किसके बेस पे डिसाइड करेंगे? दो बातों के बेस पे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। बड़े अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए इनके लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक्यूरेसी के लिए और प्रिसीजन के लिए। क्या क्या? नंबर 1 एवरेज वैल्यू या करेक्ट, दूसरी करेक्ट वैल्यू।
या फिर ट्रू वैल्यू भी इसको कहते हैं। तीसरा क्लोजनेस टू करेक्ट वैल्यू। फोर्थ क्लोजनेस, फिर क्लोजनेस टू एवरेज वैल्यू, और फिफ्थ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात होती है क्लोजनेस टू ईच अदर। ये कुछ 5 बातें हैं, 5 थिंग्स हैं जो आपको इन कंसेप्ट, इन 2 बातों को समझने के लिए, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए पहले 5 जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए कोई भी जब मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, जब उसको हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं उसमें दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करवाया जाता है। जैसे कि जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा, क्योंकि रिपीटिशन बहुत जरूरी है किसी एक्सपेरिमेंट की अच्छी वैल्यू बताने के लिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसने जाते ही कह दिया कि जी मेरा एक्सपेरिमेंट तो ये है, और उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आ गई, तो साथ में उसको नोटिस करवाते हैं, दिखा भाई आगे क्या। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को उसको बार बार रिपीट करवाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी लेबिलिटी बढ़े, उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर विश्वास बढ़े। कोई एक्सपेरिमेंट तभी अच्छा होता है जब उसको बार बार रिपीट करते हैं, और रिपीट करके उसकी एक एवरेज वैल्यू ली जाती है। अगर वो एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास आ जाती है, करेक्ट वैल्यू भी आ जाती है, करेक्ट वैल्यू जितनी ही आ जाती है, तो उस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्यूरेट है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हाई एक्यूरेसी है। समझ में आई बात? किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्यों? ताकि उसकी एक्यूरेट वैल्यू के बराबर वैल्यू आए और उस पर विश्वसनीयता बढ़े, उसके ऊपर लेबिलिटी बढ़े, उसके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़े कि एक्सपेरिमेंट अच्छा है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करवाया जाता है, और रिपीट करवा के एक एवरेज वैल्यू ली जाती है, और वो एवरेज वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए, किसके? ट्रू वैल्यू के या करेक्ट वैल्यू के, तो उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्यूरेट। और इसी का नाम क्या होता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के बराबर आ जाए, तब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि ये करेक्ट एक्सपेरिमेंट है या एक्यूरेट है। अब उसके बाद देखिए, अगर एवरेज वैल्यू, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की 5 से 6 वैल्यू निकाल दी, जैसे कि ये 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, ऐसे वैल्यू निकाल दी। अब देखिए इनका एवरेज लिया, और एवरेज सपोज आएगा इनका 5, 4, 9, 12, 14, 15। सपोज एवरेज 10.2 आ गया इनका, सपोज। तो देखिए, और करेक्ट वैल्यू अपनी क्या थी? करेक्ट वैल्यू थी सपोज 10.5। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है एक दूसरे के क्लोज है, तो मैंने यहां पे एक टर्म लिखी है क्लोजनेस टू एवरेज वैल्यू और क्लोजनेस टू ईच अदर। तो ये ईच अदर के क्या हो गए? क्लोज हो गए, और क्लोजनेस टू करेक्ट वैल्यू भी हो गई। 10.1 भी इसके क्लोज है, क्लोजनेस भी होगी इनकी वैल्यू इसके एवरेज वैल्यू की। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वैल्यू एक दूसरे के भी क्लोज हो और एवरेज के भी क्लोज हो, लेकिन वो एवरेज करेक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के बराबर ना आए, उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है गुड प्रिसाइज, कि उसके अंदर गुड प्रिसीजन है। तो प्रिसीजन क्या होगी? जब एक दूसरे जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट डिफरेंट मेजरमेंट की गई, वो मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर भी है और उनके एवरेज के बराबर भी है, लगभग उसके आसपास हैं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंट गुड प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना? तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट की लेबिलिटी बढ़ती है कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया गया है और इसका एवरेज ये आया है। और जब किसी एक्सपेरिमेंट का एवरेज करेक्ट वैल्यू के बराबर आ जाए तो वो एक्यूरेट है,
बराबर ना आए तब देखते हैं कि प्रिसाइज भी है या नहीं है। बराबर ना आए वो करेक्ट तो रहा ही नहीं, एक्यूरेट तो रहा ही नहीं, तो उसको क्या देखते हैं फिर प्रिसीजन देखते हैं कि हाँ इसके लगभग लगभग एक्सपेरिमेंट तो बराबर आए हैं, इसने एक्सपेरिमेंट तो अच्छे से किया है, इसके मेजरमेंट तो थोड़े ठीक है। ठीक है जी। तो अब आइए इसको समझते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को कैसे डिसाइड करें कि उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, प्रिसीजन कितनी अच्छी है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रख करके वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। देखिए जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टैंडर्ड कंडीशन में, एक अच्छी कंडीशन में, और उसकी ट्रू वैल्यू थी उस एक्सपेरिमेंट की 10.5 थी, और 5 स्टूडेंट उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करना शुरू किया। ए बी सी डी मान लेते हैं, 4 स्टूडेंट ने करना शुरू किया, और सबने अपने अपने मेजरमेंट दी 1 2 3 4 5, और यहां पे एवरेज वैल्यू दी। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, यहां पे ध्यान रखिएगा पूरा। सपोज ए ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसकी पहली वैल्यू है 10.3, फिर 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, और एवरेज आया इसका 10.5। बी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसने शुरू किया 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, और इसका एवरेज आया 10.2। फिर सी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऐसे शुरू किया 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, और इसका एवरेज कितना आया 10.5। फिर डी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसने स्टार्ट किया यहां से 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3। तो सबने क्या किया, देखिए हर किसी ने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और इसका एवरेज कितना आ गया 10.8। ठीक है, तो अब देखिए एवरेज वैल्यू ये रही और इनकी वैल्यू ये रही। अब अपने को चेक करना है इनके अंदर क्या क्या है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इनके अंदर चेक करनी है सभी एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, अब पहला एक्सपेरिमेंट देखिए, पहले ये वैल्यू देखिए, इनका एवरेज क्या है 10.5, और करेक्ट वैल्यू भी क्या है 10.5, यानी कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ एवरेज वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू क्या हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, ऐसे कैसे सेम है। अब देखिए ये वैल्यू एक दूसरे के पास है, बिल्कुल है, 10.3 भी इसके पास है, ये भी इसके पास है, आपस में भी एक दूसरे के पास है, और एवरेज के भी पास है, ये एक दूसरे के भी पास है और ये एवरेज के भी पास है, तो इसलिए इसमें गुड प्रिसीजन भी है। ठीक है, अब बी को चेक करते हैं, ट्रू वैल्यू देखिए 10.5 और एवरेज वैल्यू देखिए 10.2, ये तो आपस में क्लोज है ही नहीं, तो इसमें एक्यूरेसी क्या है, पुअर, पुअर एक्यूरेसी इसमें। प्रिसाइज देखिए एक दूसरे के भी क्लोज है और एवरेज के भी क्लोज है, तो इसमें प्रिसाइज क्या है, अच्छी है। अब इसको देखिए सी वाले पार्ट को, ये इसकी एवरेज वैल्यू रही और ये ट्रू वैल्यू रही, दोनों आपस में क्लोजनेस है, तो इसमें एक्यूरेसी कैसी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी, इसमें गुड एक्यूरेसी है। लेकिन देखिए 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9 के 10.5 के यहां पे है नहीं है, तो इसमें प्रिसीजन कैसी है, पुअर प्रिसीजन है इसमें। यहां पे देखिए इनका एवरेज क्या है 10.8, क्या इसके हाथ आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, ये 10.8 ये 10.5, तो ट्रू वैल्यू के तो बराबर ही नहीं आया, तो ये क्या इसमें एक्यूरेसी कैसी है, पुअर। अब देखिए क्या ये एक दूसरे के क्लोज हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ये एक दूसरे के भी क्लोज नहीं है और इस एवरेज के भी क्लोज नहीं है, तो कैसी है इसमें, पुअर प्रिसीजन है। यहां पे ये क्यों लिखा मैंने पुअर, देखिए एक दूसरे के भी क्लोज नहीं है, 10.5 10.7 हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया, और ये भी एवरेज भी अलग हो गया, 10.9 ये 10.5, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए
पहले एक्सपेरिमेंट में गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, अपने पास प्रिसीजन गुड है एक्यूरेसी नहीं है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी तो है प्रिसीजन नहीं है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ना तो एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ना एक्यूरेसी ना प्रिसीजन वो तो सबसे खराब एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट तो काम ही नहीं कर सकता। हाँ, यहां से पता चल रहा है कि एक गुड एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट में पुअर प्रिसीजन हो सकती है, ये बात यहां से कंफर्म निकल के आती है। फिर ये बात देखिए जिसमें एक्यूरेसी ही पुअर है, जिस एक्सपेरिमेंट में प्रिसीजन क्या है अपने पास, प्रिसीजन तो गुड है और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी पुअर है, वो एक्सपेरिमेंट अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर प्रिसीजन तो अच्छा हो गया इसमें, एक्सपेरिमेंट को तो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन है। जैसे आप दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने कोई सामान लेना था 2 किलो, लेकिन आप 1 किलो ले आए। अब आपकी प्रिसीजन तो अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी बढ़िया आई, और जिस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी नहीं है प्रिसीजन चाहे कितना भी अच्छा हो, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आपकी प्रिसीजन बहुत जबरदस्त होगी, उसमें 2 किलो का 1 किलो ले आए, लेकिन देखिए आप नुकसान कितना उठाया उसके अंदर, तो एक्यूरेसी क्या होगी, वहां पे लॉस होगी। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट जिसमें एक्यूरेसी तो गुड है, पुअर प्रिसीजन है, वो ठीक हो सकता है, वो मेजरमेंट ठीक हो सकती है। लेकिन एक ऐसी मेजरमेंट जिसमें जो आपकी एक्यूरेसी तो पुअर है लेकिन प्रिसीजन गुड है, वो एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं हो सकता। फिर ये एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें प्रिसीजन भी अच्छा और एक्यूरेसी भी अच्छी, ये भी एक्सपेरिमेंट कैसा है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है जी, आई ना बात समझ में। अब हमने यहां से तो सीख लिया, कोई मेजरमेंट हमने करी जिसके अंदर अनसर्टेनिटी थी, उस मेजरमेंट को हमने उठा लिया कि इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी है, इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं है। अब अपने सामने क्वेश्चन उठेगा कितनी एक्यूरेसी है, क्वांटिटेटिव बताना पड़ेगा कि एक्यूरेसी कितनी है इसके अंदर, और उस क्वांटिटी को बताने के लिए कुछ नए नंबर इंक्लूड किए गए हैं जिनका नाम है सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आइए उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी एक्सपेरिमेंट में किसी मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन से हम निकाल लेंगे। अब वो कितनी हो सकती है वो कौन बताएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से पहले मैं एक एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं वो कौन कौन करके भेजेगा, कौन कौन यहां तक वीडियो देख रहे हैं, देखिएगा। तो इनमें आपने मुझे बताना है सब के अंदर कौन सा इनमें केस गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन का है, कौन सा केस गुड एक्यूरेसी पुअर प्रिसीजन का है, कौन सा केस पुअर एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन का है, और कौन सा केस पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन का है। इन चारों केस में आपने मेरे को आंसर सेंड करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखिए, आपने कोई मेजरमेंट करी और उस मेजरमेंट में आपकी वैल्यू 3.9 से 4 के बीच में आ गई, तो यहां पे जो आपकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है वो कितने की है, 0.1 की है। ये 0.1 क्या कितने से कितने तक देखा है, इतने तक देखा है। अब देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में कितनी वैल्यू आ सकती है, 3.91 से लेकर के 3.99 तक आ सकती है। कितनी वैल्यू हो सकती है इसके बीच में, ठीक है ना।
तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमारी अनसर्टेनिटी ज्यादा है। लेकिन एक दूसरा और लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास ये है 3.999999 और यहां पे ले रहा हूं मैं 4, 336। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में कितनी दिक्कत है आपके पास, देखिए कितनी की है, 0.00001। अगर आप इसमें जोड़ते रहेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना। तो देखिए इसमें तो 0 के बाद इतने पॉइंट तक 0 है और इसमें 0 के बाद आगे 0 है ही नहीं, यानी कि इसके बाद और ना कुछ डिजिट आ सकता है, इसमें कोई और डिजिट नहीं आ सकता। एक बात समझिए मेरी, एक तो 3.999 तक ही चला जा रहा है, वो कितना पास है 4 के, बहुत पास है। एक 3.9 है, 3.90 3.901 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके पीछे। तो उस मेजरमेंट में क्या है, उस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी ज्यादा है और इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कम है, ठीक है ना। कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ऐसा लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट ये है, इसकी वैल्यू अनसर्टेन है, ये प्लस माइनस हो सकती है इसके अंदर, इससे कम भी हो सकता है, इससे एक ज्यादा भी हो सकता है। तो लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू अनसर्टेन हो उसी को क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है जी। तो समझ में आई सिग्निफिकेंट फिगर कहां पे सर्टेनिटी ज्यादा होगी, जहां पे 0 के बाद 0 चलता रहेगा। जैसे ही मेरे पास एक रीडिंग ये है और एक रीडिंग ये है, तो कौन सी एक्यूरेट वैल्यू के पास ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है। इसका मतलब तो 0 ही है, पास में ही है बिल्कुल। इसका देखिए कुछ चेंज हो सकता है, तो समझ में आई ना। तो ये प्रिसाइज वैल्यू ज्यादा है, ये प्रिसाइज वैल्यू कम है, ठीक है। समझ में आई बात समझ में। तो अब चलते हैं हम आगे, सिग्निफिकेंट फिगर को क्या बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, ये वो मीनिंगफुल लास्ट डिजिट होता है जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, लेकिन उसको हम इंक्लूड करते हैं कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। पहला रूल है इसके लिए, कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर किसको करते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन कितनी है उसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। और कैसे दिखाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, प्लस माइनस से, ऐसे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द लास्ट डिजिट्स हुज वैल्यू इज अनसर्टेन बट इंक्लूडेड इन मेजरमेंट, ठीक है जी। तो देखिए पहला रूल है, ऑल non-zero digits as well as zeros between them are significant figure. All non-zero digits, जैसे कि ये as well as zero between them, जैसे कि ये आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, इसमें कितने हैं, 4। अब इसको ऐसे लिख दे, इसमें भी कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो 0 बीच में होगी या जो सारे डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा रूल, 0 to the left of digits are always non-significant. लेफ्ट साइड में जो 0 होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे कि ये है मेरे पास, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है यहां पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर। ये है मेरे पास, यहां पे भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 0 जितनी लेफ्ट साइड में होंगी डिजिट्स के, यहां पे कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, 0 ही होनी चाहिए इस साइड,
ऑल जीरो जितनी भी होंगी, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब अगला रूल करते हैं। थर्ड रूल, जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल आफ्टर a digit are always significant। जो जीरो होंगी राइट साइड में डेसिमल के बाद, ठीक है, राइट टू डेसिमल आफ्टर ए डिजिट, डिजिट के बाद जो होंगी, जैसे कि मेरे पास ये है तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। जैसे ये है मेरे पास, ये सारे सिग्निफिकेंट है, कितनी होगी ये? 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगी यहां। ठीक है जी, आई बात समझ में? अगर ये कह दे कि यहां डेसिमल ही ना हो, सपोज यहां पे डेसिमल ना दे रखो, ऐसे दे रखो, ऐसे दे रखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, इसमें 4 भी, 5 भी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। वो किससे निकालेंगे? साइंटिफिक नोटेशन से निकालेंगे। साइंटिफिक नोटेशन से इसकी सिग्निफिकेंट फिगर निकाले जाएंगे। ठीक है जी। जैसे कि पहला सिग्निफिकेंट फिगर करें इसका, तो ये आ गया मेरे पास 151, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे देखिएगा 3 जीरो आनी है, तो यहां पे हो जाएगा 5। तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कैसे होती है? n इंटू 10 की पावर n। एक के बाद ही डेसिमल लगाना है, क्योंकि ये ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेसी की तरफ होता है, ज्यादा अच्छी वैल्यू दिखाता है अपने को। तो एक के बाद ही डेसिमल लगाना है, एक के बाद ही सिग्निफिकेंट फिगर को चेक कर ले। ठीक है, कैसे किया मैंने? देखिए, अगर मैं इसके नीचे क्या कर दूं, 2 जीरो लगा दूं और ये 10 की पावर 5 कर दूं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं फिर? 151, 10 की पावर ऊपर से कट गया तो कितने रहेगी? 10 की पावर 3, तो 151, सेम यही नंबर आ गया। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन ये है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है जी। आगे और इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या कर सकते हैं? देखिए 1510, 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5 ही रहेगी। और क्या कर सकते हैं इसमें? 15100, 10 की पावर 5 ही रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 4, यहाँ पे कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है जी। तो ऐसे हम इनकी साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5100005। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके हम कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने निकल के आए हैं? 3, ऐसे इसकी साइंटिफिक नोटेशन दिखाई है मैंने। ठीक, इसके कितने निकल गए हैं? 4, इसके कितने निकल गए हैं? 5। आप सोल्व कर लीजिए, फिर से वही नंबर आता रहेगा हर केस में। जब आप यहाँ 3 से करेंगे फिर 2 जीरो लग जाएगी, फिर से यहाँ पे फिर आप 4 से करेंगे फिर 1 जीरो लग जाएगी। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? n इंटू 10 की पावर n होता है। ठीक, आई बात समझ में? और इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? देखिए जैसे मैं इस डेसिमल को इधर ले गया 4.85, कितने पॉइंट ले गया इसको? 1 2 3, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। नेगेटिव में चली जाएगी, जब इस डिजिट को इस साइड लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब इस डेसिमल को ऐसे ही रख रहे हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में, पॉजिटिव के केस में जब जीरो इस साइड है तब ये पॉजिटिव की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसके ऊपर, साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर, वो आप करिएगा। एग्जैक्ट नंबर में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है,
जिनमें एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे 12 पेन, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो यहाँ तक था अपना साइंटिफिक नोटेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन।